हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एंसेंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में दोस्तों हम सभी ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे ऑब्जेक्टिव के, उन सभी क्वेश्चनों को हैंडल किया था। चंद्रगुप्त मौर्य काल से फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे जो आज के इस पार्ट में हम सभी कवर करेंगे। उसके बाद जो आगे का लेसन है, उन सभी लेसन से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों का प्रैक्टिस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। या आप सभी अगर या दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आप सभी के प्राचीन इतिहास से एक भी क्वेश्चन इन दोनों वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। आपको बता दें, चाहे आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की, एसएससी जीडी की, एसएससी सीजीएल की, या किसी भी वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को एक ही वीडियो में जो प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आते हैं वो सभी मिलने वाले हैं। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों मौर्य उत्तर या गुप्त काल लिखा है, लेकिन अभी ये गुप्त काल नहीं है फ्रेंड्स। अभी जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल से जो कुछ क्वेश्चन बचे थे पहले उन्हें कराएंगे, फिर उसके बाद गुप्त काल की ओर बढ़ेंगे आगे। देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। किसने अपने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का एक विशिष्ट रूप से वर्णन किया हुआ है? किसने अपने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का एक विशिष्ट वर्णन किया है? भास ने, शूद्रक ने, विशाखदत्त ने या अश्वघोष ने? तो राइट आंसर क्या है? विशाखदत्त ने। किसने किया है? विशाखदत्त ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो राइट आंसर क्या है? जस्टिन ने। किसने? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, जस्टिन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य के प्राचीनतम अभिलेख उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख से मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। रुद्रदामन का जूनागढ़ का जो अभिलेख है यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, जो है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है कौटिल्य का वास्तविक नाम था। कौटिल्य जो दोस्तों जिन्हें चाणक्य भी कहते थे, ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु थे। अगर बात कर लें कि जो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त एक ऐसा राजा था जिसकी छवि जो है बीड़ा को बजाते हुए इसके सिक्के पर वर्णन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले यहाँ पर आप देख लेते हैं चाणक्य के बारे में। कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, लेकिन सब इनको अक्सर चाणक्य के नाम से जानते थे। इसलिए आप भ्रमित ना हो, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। इनको अर्थशास्त्र के जनक की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। अगर बात कर लें कि जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी थी वो किससे संबंधित थी, तो राजनीति से संबंधित थी। इसे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर क्या है? कौटिल्य ने। किसने? कौटिल्य ने लिखी है। अर्थशास्त्र चाणक्य 4वीं सदी ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का यह प्राचीनतम ग्रंथ है। यह प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का संक्षिप्त विवरण देता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का संक्षिप्त विवरण देता है? तो राइट आंसर क्या है? अर्थशास्त्र। कौन देता है? अर्थशास्त्र देता है। अर्थशास्त्र यह मुख्य रूप से शासन कला के सिद्धांतों और अभ्यास पर केंद्रित था। अर्थशास्त्र कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जो समुद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस साम्राज्य में कंठक शोधन नामक एक
प्रकार का दरबार प्रचलित था? किस शासनकाल में या किस साम्राज्य में कंठक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था? कुषाण, मौर्य, चोल या राजपूत? तो राइट आंसर क्या है? मौर्य काल में। किस काल में? मौर्य काल में। कंठक शोधन मौर्य साम्राज्य में प्रचलित एक प्रकार का दरबार था। इसका शाब्दिक अर्थ है कांटों को हटाना और प्राचीन भारत में आपराधिक न्याय के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जाता था। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में उन मामलों का भी उल्लेख किया है जो कंठक शोधन के अधीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अर्थशास्त्र में दिए गए वर्णन के अनुसार अंतपाल नामक अधिकारी का क्या कर्तव्य था? ग्राम अभिलेख का अनुरक्षण करना, राजकीय घुड़सवारों का नियंत्रण, राजा के अंगरक्षकों को वेतन देना, मार्गों की सुरक्षा तथा उनका रख रखाव करना। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। मार्गों की सुरक्षा तथा उनका रख रखाव करना इनका कार्य था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहते थे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहते थे? तो राइट आंसर क्या है? अश्वाध्यक्ष कहते थे। क्या? अश्वाध्यक्ष कहते थे। मौर्य साम्राज्य के अधिकारी जो है मंत्री, जिसे मुख्यमंत्री कहते थे। सेनापति प्रमुख सेनापति होता था। युवराज राजकुमार को कहते थे। शुल्काध्यक्ष शाही या आय प्रभावी अधिकारी को कहा जाता था। प्रशस्ति जो है इसे क्या कहते थे? कारागार प्रमुख को कहा जाता था। कोषाध्यक्ष जो है, कोष का अध्यक्ष जो होता है उसे कहते थे। व्यवहारिका किसे कहते थे? मुख्य न्यायाधीश को कहते थे। दंडपाल जो है प्रमुख पुलिस को कहते थे। अन्नपाल जो है खाद्यान्न विभाग का जो प्रमुख था उसे कहते थे। प्रादेशिक किसे कहते थे? जिला प्रशासक को कहते थे। हस्ताध्यक्ष किसे कहते थे? हाथी वाहिनी का मुख्य सेनापति जो है उसे कहते थे। रथाध्यक्ष रथ वाहिनी का मुख्य सेनापति। और नायक जो है नगर सुरक्षा अधिकारी को कहा जाता था। इसे भी आप याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मौर्य प्रशासन के तहत शीताध्यक्ष किसके प्रभावी थे? मौर्य साम्राज्य के तहत शीताध्यक्ष किससे संबंधित थे? खाने से, शाही हरम से, सीमा शुल्क से या कृषि से? तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। कृषि से थे। किससे थे? कृषि से संबंधित थे। मौर्य शासन के दौरान शीताध्यक्ष कृषि के प्रभावी थे। वे कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक कुशल और अनुभवी थे और उन्हें अमात्य द्वारा नियुक्त किया जाता था जो राजा के प्रशासनिक न्यायिक क्षेत्रों में सर्वोच्च थे। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। कर निर्धारण करना। क्या? कर निर्धारण करना इनका मुख्य कार्य था। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो राइट आंसर क्या है? जिलाध्यक्ष क्या थे? प्रांतीय अध्यक्ष थे। नगर प्रशासक थे या ग्राम प्रशासक थे? तो राइट आंसर क्या है? जिला प्रशासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो राइट आंसर क्या है? शीताध्यक्ष। कौन था? शीताध्यक्ष था। फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं आप सभी के PYQ क्वेश्चन हैं। एक भी क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आप सभी के एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। आपको क्लास की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पर आप सभी को क्लास की PDF मिलने वाली है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, बिंदुसार। बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त के पुत्र जो हैं दोस्तों बिंदुसार, इन्हें कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बिंदुसार को कहा जाता है। चंद्रगुप्त को यूनानियों द्वारा सेंड्रोकोटस कहा जाता था। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था और ग्रीक सूत्रों में उन्हें अमित्रघाट, शत्रुओं का वध करने वाला या अमित्रोचेटस कहा जाता था। डाइमेकस इनके दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार के प्रशासन के दौरान कहाँ अशांति थी? तो कहाँ पर अशांति थी? तक्षशिला में अशांति थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? तो राइट आंसर क्या है? अशोक। अशोक इनके पुत्र का नाम था। ऐसा नहीं कि केवल इनके एक ही पुत्र थे अशोक, लेकिन अशोक ज़्यादा फेमस है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन में अशोक दिया गया है। नेक्स्ट, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो राइट आंसर क्या है? अशोक। अशोक ने की थी। सुसीम जो था यह भी जो है बिंदुसार का पुत्र था, अशोक का बड़ा भाई था, जिसकी हत्या किसने की थी? अशोक ने की थी, राजा बनने के लिए। नेक्स्ट, मौर्य सम्राट बिंदुसार और सुभद्रंगी जो इनकी माता थी के पुत्र थे, उनके अन्य नाम जो है देवा नाम पिया, देवताओं के प्रिय और पारदर्शी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अशोक का शासनकाल कब से कब तक था? भारत में अशोक का शासनकाल कब से कब था? तो 273 से 232 ईसा पूर्व में जो है अशोक का शासनकाल था, इसे आप याद रखिएगा। अगर बात कर लें कि 261 में इन्होंने कलिंग की युद्ध लड़ी थी, जिसमें बहुत से लोगों की जान गई थी, जिसके कारण अशोक ने जो लड़ाई की नीति थी इसे छोड़कर इन्होंने धर्म के मार्ग को अपना लिया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर की सतहों पर खुदवाए थे? तो राइट आंसर क्या थे? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, अशोक ने। किसने? अशोक ने। अशोक इतिहास के ज्ञात महानतम शासकों में से एक थे और उनके निर्देशों को शिलालेखों को खंभे पर और साथ ही चट्टानों की सतहों पर अंकित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अशोक के औपचारिक राज्यारोपण में विलंब हुआ था। 5वें शिलालेख में धम्म महापात्रों की जानकारी मिलती है। अशोक बिंदुसार के समय तक्षशिला और उज्जैन का वायसराय था। अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जो अशोक था ये बिल्कुल मतलब गलत है। अशोक जो बिंदुसार का छोटा भाई नहीं था, बल्कि इनका छोटा पुत्र था। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही है, मतलब गलत है, लेकिन आप सभी को चुनना क्या था? गलत ऑप्शन कौन सा है। नेक्स्ट, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसे नियुक्त किया था? तो राइट आंसर क्या है? धम्म महापात्र को। किसे किया था? धम्म महापात्र को नियुक्त किया था। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है, केंद्रीकृत एकाधिपत्य जो है सबसे जो है मान्य होगा। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो राइट आंसर क्या है? कलिंग की युद्ध से। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? अभी आप सभी को मैंने बताया 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए कितने वर्ष बाद कलिंग पर युद्ध किया? राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग पर युद्ध इन्होंने किया था? तो 8 वर्षों के बाद। कितने? 8 वर्षों के बाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अधिग्रहण की नीति त्यागी थी? तो राइट आंसर क्या है? कलिंग के युद्ध के बाद। किसके बाद? कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने जो है भौतिक अधिग्रहण की नीति को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया? तो वही है, अशोक ने किया था। किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो राइट आंसर क्या है? जो शिला राजादेश जो है 13 है, इस पर जो है वर्णन किया गया है कलिंग के युद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो कलिंग युग के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इनके पहले गुरु कौन थे? उपगुप्त जो थे पहले गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो राइट आंसर क्या है? उपगुप्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना
संदेश फैलाने का प्रयास किया था? तो राइट आंसर क्या है? अशोक। कौन था? अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाते था? तो राइट आंसर क्या है? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी के नाम से यह जाना जाता था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो राइट आंसर क्या है? मगधी या फिर ब्राह्मी या पाली या फिर देवनागरी। तो राइट आंसर क्या है? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के शिलालेखों में प्रमुख भाषा कौन सी है? तो प्राकृत भाषा जो है प्रमुख इसमें भाषा है। लिपि की बात कर लें तो ब्राह्मी लिपि इसमें प्रयोग की गई थी। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल राइट है, पुष्यमित्र ने जो है अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। अब यहाँ से दोस्तों आप सभी को बता दें जो है अब हमारा शुरू क्या हो गया है? गुप्त काल शुरू हुआ है। सूर्य गुप्त नहीं, उत्तर पूर्व का मौर्य उत्तर काल यहाँ से शुरू हुआ है। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेवा में किस पद पर आसीन था? तो जो राइट आंसर क्या है? सेनापति। पुष्यमित्र शुंग जो है जो बृहदत्त थे इनके सेनापति थे, लेकिन इन्होंने धोखे से मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर वहाँ का राजा स्वयं बन गया। नेक्स्ट, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव जो थे वो कर्ण वंश के संस्थापक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार पूछा गया है। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? वासुदेव थे। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर क्या है? सिमुक। सिमुक जो था वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह महानतम कुशल नेता कौन था जो बौद्ध वन गया था? निम्नलिखित में से वह महानतम कुशल नेता कौन था जो बौद्ध वन गया था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, कनिष्ठ जो महानतम कुशल नेता था जो बौद्ध वन गया था। नेक्स्ट, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, भारत और ग्रीक जो शैली थी इसका मिश्रण है। नेक्स्ट, कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, पुरुषपुर जो थी कनिष्क की राजधानी थी। नेक्स्ट, पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का यह दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, कनिष्ठ। कनिष्ठ के ये चिकित्सक थे। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, इंडो बैक्टीरियन ने सर्वप्रथम जो है क्या चलाई थी? स्वर्ण मुद्राएं चली थी। अब यहाँ से फ्रेंड आप सभी का शुरू हो रहा है गुप्त वंश। गुप्त वंश से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में हम सभी हैंडल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं गुप्त वंश से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है, गुप्त साम्राज्य या वंश के संस्थापक कौन थे? तो क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी और उन्होंने 320 ईस्वी के आसपास शासन करना शुरू किया था। नेक्स्ट, गुप्त काल में नवरत्न के बारे में किसके द्वारा प्रसिद्ध किया गया था? गुप्त काल में नवरत्न के बारे में किसके द्वारा प्रसिद्ध किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा प्रसिद्ध किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता था,
के दरबार में नवरत्न के 9 विद्वानों का समूह था। यह विद्वान साहित्य, कला और संस्कृति में योगदान देने वाले प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट, गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय को गुप्त साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है, जिसने साम्राज्य को चरम उत्कर्ष तक पहुंचाया। नेक्स्ट, गुप्त वंश के समय में भारतीय गणित में किसका योगदान था? तो राइट आंसर क्या है? या आर्यभट्ट, कालिदास, बाणभट्ट या बोधायन? तो राइट आंसर क्या है? आर्यभट्ट। किसका था? आर्यभट्ट का योगदान सबसे अधिक था। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। विशेष रूप से उन्होंने पाई का मान जो है 3.1416 बताया था। और पाई का मान और क्या होता है? तो 22/7 भी पाई का ही मान होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को किसके द्वारा सैन्य का महान नेता कहा गया? गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को किसके द्वारा सैन्य का महान नेता कहा गया? बाणभट्ट के द्वारा, कालिदास के द्वारा, वृत्रसेन के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा? तो राइट आंसर क्या है? बाणभट्ट के द्वारा कहा गया है। समुद्रगुप्त को बाणभट्ट ने सैन्य का महान नेता कहा है। और समुद्रगुप्त को ही दोस्तों भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, गुप्त वंश के दौरान कौन सा धर्म प्रमुख था? गुप्त वंश के दौरान कौन सा धर्म प्रमुख था? तो हिंदू धर्म जो है गुप्त वंश के द्वारा प्रमुख धर्म था। गुप्त साम्राज्य के द्वारा हिंदू धर्म को संरक्षण प्राप्त हुआ था और यह काल भारतीय हिंदू संस्कृति के उस उत्कर्ष का था, माने आगे बढ़ाने का था। गुप्त साम्राज्य में किसने वेदांग नामक ग्रंथ की रचना की थी? गुप्त काल में किसने वेदांग नामक ग्रंथ की रचना की थी? बाणभट्ट, आर्यभट्ट, कालिदास या फिर जो है वर्तमान? तो राइट आंसर क्या है? आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट ने किसकी? वेदांग की रचना की थी, इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यभट्ट ने वेदांग के अंतर्गत गणित और खगोल शास्त्र में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के किस शासक को भारतीय सिक्के का पहला निर्माता माना जाता है? गुप्त काल में किस शासक को भारतीय सिक्के का पहला निर्माता कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसे? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारतीय सिक्के प्रणाली को पूरी तरह से स्थापित किया था और इसे व्यापारिक रूप से प्रचलित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का संग्रहालय किसने स्थापित किया? गुप्त साम्राज्य का संग्रहालय किसने स्थापित किया? कुमारगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने, हर्षवर्धन ने? तो राइट आंसर क्या है? हर्षवर्धन ने। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने संस्कृति और कला के लिए कई संस्थाएं स्थापित किए थे, जिसमें संग्रहालय भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन था? गुप्त वंश का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन था? तो कालिदास जो हैं गुप्त वंश के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। कालिदास गुप्त काल के महान कवि थे, जिन्होंने शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक और काव्य की रचनाएं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, कौन? चंद्रगुप्त प्रथम का प्रमुख सियाही राज्य क्या था? गुप्त साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम का प्रमुख सियाही राज्य क्या था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, लक्षणियों से विवाह करना। क्या? लक्षणियों से विवाह करना इनका प्रमुख जो था राजशाही, इनका प्रमुख क्या था फ्रेंड्स? राजशाही राजकार्य था ये। इसके बारे में और देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने लक्षणियों की राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया, जिससे उनका साम्राज्य मजबूत हुआ था। नेक्स्ट, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त का कौन सा विशेष कार्य था? गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त का कौन सा विशेष कार्य था? भारतीय साहित्य का उत्कर्ष, आर्यभट्ट का निर्माण या फिर सिक्कों का विस्तार करना, सैनिक अभियान? तो राइट आंसर क्या है? सैनिक अभियान जो था समुद्रगुप्त का जो है एक महान कार्य था। समुद्रगुप्त उनके बाहुस्याही युद्धों के लिए प्रसिद्ध किया जाता है। उन्होंने लगभग सभी क्षेत्रीय राज्यों को जीता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के दौरान किसे कवि सार्वभौम के रूप से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बी बिल्कुल राइट है, कालिदास को। कालिदास को कवि सार्वभौम के रूप में सम्मानित किया गया था क्योंकि उनके काव्य भारत की संस्कृति और साहित्य के लिए सर्वोच्च मानक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के शासक सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या था? तो राइट आंसर क्या है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इनका उपनाम था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है और उनका शासनकाल गुप्त साम्राज्य के सुनहरे युग के रूप में जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य में विक्रम संवत किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राइट आंसर क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शुरू किया गया था। विक्रम संवत को चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शुरू किया गया था, जो भारतीय कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट, गुप्त वंश के समय में कौन सा प्रमुख धार्मिक ग्रंथ रचित हुआ था? कौन सा लिखा गया था? महाभारत, रामायण, गीता या भगवत गीता? तो राइट आंसर क्या है? भगवत गीता लिखी गई थी। गुप्त काल के दौरान भगवत गीता ने धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य का कौन सा प्रमुख राज्य था? गुप्त साम्राज्य का कौन सा प्रमुख राज्य था? मगध, काशी, मिथिला, उज्जैन? तो राइट आंसर क्या है? मगध। मगध जो था एक प्रमुख साम्राज्य था। गुप्त साम्राज्य का मुख्य क्षेत्र मगध था, जो वर्तमान बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त साम्राज्य के शासक सम्राट चंद्रगुप्त फर्स्ट की पत्नी कौन थी? तो राइट आंसर क्या था? कुमारी देवी। कौन थी? कुमारी देवी जो थी चंद्रगुप्त फर्स्ट की पत्नी थी। इन्होंने राज विस्तार के लिए विवाह की नीति अपनाई थी और यही नीति किसने अपनाई थी? तो बिंबिसार ने यही नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? गुप्त साम्राज्य में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला? तो राइट आंसर क्या है? नालंदा। नालंदा जो था गुप्त साम्राज्य में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गुप्त वंश में व्यापार और वाणिज्य में किसका योगदान था? तो राइट आंसर क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का विशेष योगदान था। यहाँ से दोस्तों अब चंद्रगुप्त जो गुप्त वंश था वहाँ से जितना क्वेश्चन बन सकता था आप सभी को मैंने कराया। अब इससे आगे जो है वर्धन वंश, जिसे पुष्यमित्र वंश भी कहा जाता है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आज के वीडियो में उसे सॉल्व करेंगे। कुल मिलाकर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम सही जो प्राचीन इतिहास है उसे पूरा कवर करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 आया था जिसमें हम मौर्य साम्राज्य तक ही सीमित रह गए थे। आज उसके आगे का जितना बचा हुआ है आज के इस वीडियो में हम इसे कवर करने वाले हैं। चलिए अब उसे भी पढ़ना शुरू करते हैं। ज़्यादा अब नहीं बचा है, थोड़ा ही बचा हुआ है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है, जो है समुद्रगुप्त। कौन थे? वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? समुद्रगुप्त थे। चलिए आगे देखते हैं, वर्धन वंश का शासक कौन था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त जो है इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्धन वंश का प्रमुख राज्य कौन सा था? तो राइट आंसर क्या है? उत्तर भारत जो है वर्धन वंश का प्रमुख राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्धन वंश का प्रमुख साम्राज्य किस सम्राट ने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, सम्राट हर्षवर्धन ने, समुद्रगुप्त ने या राजा विक्रमादित्य ने? तो राइट आंसर क्या है? राजा हर्षवर्धन ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर थी? तो राइट आंसर क्या थी? कन्नौज। कन्नौज में हर्षवर्धन की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन का शासन काल कब था? तो राइट क्या है? 4वीं 4वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी? तो राइट आंसर क्या है? 6वीं शताब्दी से हर्षवर्धन का शासनकाल था। हर्षवर्धन का साम्राज्य किसकी मदद से विस्तृत हुआ था? गुप्त साम्राज्य के द्वारा, मौर्य साम्राज्य के द्वारा, अपने बलबूते या यादव साम्राज्य के द्वारा? तो राइट आंसर क्या है? अपने बलबूते इन्होंने अपने साम्राज्य का जो है विकास किया था।
हर्षवर्धन के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन भारत आया था? तो राइट क्या है, फाहियान है, हुएनसांग है, वो एनरिच है, या तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, हुएनसांग जो है चीनी यात्री थे जो हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। नेक्स्ट, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद वर्धन वंश का क्या हुआ था? तो राइट आंसर क्या है, साम्राज्य टूट गया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यह साम्राज्य टूट गया था, इसे आप याद रखिएगा। वर्धन वंश के शासकों ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को, हिंदू धर्म को, जैन धर्म को, या फिर ईसाई धर्म को? तो राइट आंसर क्या है, बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट वर्धन के किस रिश्तेदार ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उनकी बहन रत्नमाला जो है उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन वंश के सम्राटों के बारे में सबसे अधिक जानकारी किसने दी थी? हुएनसांग ने, फाहियान ने, बाणभट्ट ने, या मेगास्थनीन ने? तो राइट आंसर क्या है, बाणभट्ट ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने किस प्रसिद्ध वार्ता का आयोजन किया था? तो राइट आंसर क्या है, कांची का सम्मेलन इन्होंने कराया था। अगर बात कर लें बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बात करें कुंभ मेले की शुरुआत किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी, इसे भी आप याद रखें। सम्राट हर्षवर्धन ने करड़ल की लड़ाई में किसे हराया था? तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, शशांक को हराया था। शशांक ने इनके भाई जो है राजवर्धन की हत्या कर दी थी, जिसके बदले में इन्होंने शशांक की हत्या कर अपने बहन को वहाँ से छुड़ाया था, क्योंकि शशांक ने उससे पहले जो है इनकी बहन को बंदी बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन वंश के किस सम्राट ने बाणभट्ट को अपने दरबार में लिया? तो राइट आंसर क्या है, हर्षवर्धन ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन का राज्य कहाँ स्थित था? पंजाब में, कन्नौज में, बिहार में, या महाराष्ट्र में? तो राइट आंसर क्या है, कन्नौज में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन वंश का शासन किसके अधीन था जब हर्षवर्धन ने सत्ता संभाली थी? तो राइट आंसर क्या है, शशांक के अधीन था। हमने आप सभी को भी बताया, शशांक ने इनके बड़े भाई जो है राजवर्धन की हत्या कर दी थी, जो उस समय वहाँ के राजा थे, लेकिन इन्होंने हर्षवर्धन ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए शशांक की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में किस धर्म की रक्षा की थी? तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, बौद्ध धर्म की इन्होंने रक्षा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के बाद वर्धन वंश का कौन सम्राट बना? तो राइट आंसर क्या है, इसमें दोस्तों जो चारों ऑप्शन है बिल्कुल गलत दिए हैं, क्योंकि राजवर्धन जो थे इनके बड़े भाई थे, ये हर्षवर्धन से पहले बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्धन वंश के किस शासक के शासन में भारत का सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक उत्थान हुआ था? तो राइट आंसर क्या है, हर्षवर्धन के समय हुआ था। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के समय हुआ था। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम सभी चलेंगे आगे, देखेंगे संगम काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन्हें भी आज की इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स मैंने आप सभी को अभी बताया था ऊपर जो है वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, तो वहाँ पर मैंने आप सभी को क्या दिया था, समुद्रगुप्त। लेकिन सॉरी दोस्तों, वहाँ पर समुद्रगुप्त मैंने गलत बताया था। आप सभी का राइट आंसर क्या होगा, पुष्पभूति। कौन थे? पुष्पभूति जो थे वो वर्धन वंश के संस्थापक थे। वर्धन वंश को एक और नाम से जाना जाता है, पुष्पभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। मैंने वहाँ पर आप सभी को समुद्रगुप्त बता दिया था, जो गलत है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैंने वो ध्यान नहीं दिया। लेकिन राइट आंसर क्या होगा इसका, पुष्पभूति जो थे वो वर्धन वंश के संस्थापक थे। चलिए देखते हैं संगम वंश से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इन्हें भी देख लेते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, संगम काल किस समय है? संगम काल किस समय का था? तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट है, 10वीं शताब्दी का है। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, जो है 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी तक जो है संगम काल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तमिल भाषा में जो है संगम साहित्य लिखा गया था, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट, संगम काल के प्रसिद्ध राजा कौन थे?
संगम काल के प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? चोल, पांड्य और चेर जो थे ये संगम काल के प्रमुख राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल की सबसे प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में से एक कौन सी है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। तिरुकुरल जो है ये संगम काल की एक प्रसिद्ध रचना है। संगम साहित्य में किस प्रकार के काव्य शामिल थे? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। नायक, युद्ध, प्रकृति पर आधारित काव्य जो हैं संगम काल में जो है संगम साहित्य के प्रमुख काव्यों में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य के कितने प्रमुख संगीतिक आयोजन हुए थे? तो राइट आंसर क्या है? 3 कितने हुए थे? 3 हुए थे। पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। कनिंगा जो था पांड्य वंश का प्रमुख शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल में चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। तंजावुर में जो है संगम काल में चोल साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट, संगम काल के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? संगम काल के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। अय्याल जो थे संगम काल के प्रमुख लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल में किस वस्तु का व्यापार प्रमुख था? तो राइट आंसर बी बिल्कुल राइट है। मसाले का जो इसमें व्यापार था संगम काल में प्रमुख व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य में सबसे प्रसिद्ध काव्य शैली कौन सी थी? संगम साहित्य में सबसे प्रसिद्ध काव्य शैली कौन सी थी? ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर। काव्य सृजन, वाचिक काव्य, गीतिका और अजनबी काव्य, मीन काव्य। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, काव्य सृजन। नेक्स्ट, संगम काल के प्रसिद्ध लेखक संगम काल के प्रमुख या प्रसिद्ध लेखक पेरुनार्कू ने किसे लिखा था? मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है इन्होंने क्या लिखा था? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है। शिल्पदिक्राम जो है इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगम साहित्य में कितने प्रकार के काव्य होते थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 5 काव्य होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल में किस धर्म का प्रभाव था? तो संगम काल में जो है हिंदू धर्म का प्रभाव था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य के अनुसार चोल वंश का मुख्यालय कहाँ पर था? तो तंजावुर में इसका मुख्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगम काल की सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना जो शिल्पादिक्राम है के लेखक कौन है? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। इलिंगो आदिगल जो है इसकी रचना है। इनका एक नाम और भी आप ऊपर देख सकते हैं, इन्हें ही कहा जाता है। ये अभी आप सभी को ऊपर मिला था वो क्वेश्चन, ये देखिए इनको पेरुनार्को भी कहा जाता है और दूसरा नाम इनका क्या है ये अभी आप नीचे देख सकते हैं आया था। इनका दूसरा नाम है इलिंगो आदिगल। दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, इसलिए आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा इस सवाल में। नेक्स्ट, संगम काल में किस वस्तु का प्रमुख रूप से निर्यात होता था? रत्न का, मसाले और जड़ी बूटियों का। तो राइट आंसर क्या है? मसाले और जड़ी बूटियों का मुख्य रूप से निर्यात होता था। संगम काल के अंतर्गत कौन सा युद्ध प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, चोल पांडे का युद्ध। नेक्स्ट, संगम साहित्य में काव्य की किस शैली का प्रमुख स्थान था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, वीरता और प्रेम आधारित काव्य का प्रमुख स्थान था। संगम काल में व्यापारिक संबंध किसके साथ थे? तो राइट आंसर हमारा ए है, रोम और ग्रीस के साथ। तो फ्रेंड्स, आप सभी के प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आप से ये सभी क्वेश्चन इन पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिलाकर कवर किए गए हैं। आप अगर जितने क्वेश्चन मैंने कराया है अगर पूरे क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आप सभी का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए थे सभी PYQ ही हैं और बार बार रिपीट होते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया था। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी पार्ट 1 अभी नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 ज़रूर देख लें,
तब पार्ट 2 देखिए, ताकि आप सभी का एक भी क्वेश्चन इस दोनों पार्ट से बाहर ना जाए। तो अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।